चलो इसी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल हम इसके बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म को अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म देखा होगा लैब वगैरह में, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बेसिकली। और क्या करता है ये वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड करने का काम करता है। एक तो हम ये चीज़ जानते हैं। दूसरा, जो प्रिज्म होता है वो लाइट को बैंड करने का भी काम करता है। हमने जब पढ़ा था TIR, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो प्रिज्म है उसकी हेल्प से हम लाइट को 90 डिग्री 180 डिग्री भी हम बैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब यहाँ पर प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर समझते हैं। हम प्रिज्म फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आता है क्या, कि प्रिज्म। प्रिज्म है क्या? ठीक है, प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है विच इज यूज टू बेंड द रे ऑफ लाइट, है ना, जो कि लाइट को बेंड, रे ऑफ लाइट को बेंड करने के काम में आता है। ठीक है, अब ये लाइट को कितना बेंड कर सकता है ना, कितने एंगल पे हम इंसिडेंट कराएंगे कि कितना बेंड करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर प्रिज्म कंसीडर कर रखा है, जो ये तुम्हें दिख रहा होगा अभी, ट्राइंगल जैसा शेप दिख रहा है। ठीक है, ये 2D में देख रहे हैं तो ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह का जो ये शेप है, ये हमारा क्या है, ये प्रिज्म का शेप बना रखा मैंने। अब इसमें ये जो हमारे पास रे है, ये वाली कौन सी रे है? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे इस तरह से इसके ऊपर पड़ा। ठीक है, अब इस सरफेस पर अगर ये पड़ेगा तो इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा? तो इस सरफेस के नॉर्मल कौन सी लाइन हम खींचते हैं? ये डॉटेड लाइन जो मैंने खींच रखा है, ये नॉर्मल होगा उसका। ठीक है, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है? नॉर्मल लाइन है। और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? इंसिडेंट एंगल, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने क्या नाम दे रखा है? इसको मैंने नाम दे रखा है यहाँ पे I1। ओके, अब क्योंकि हम ये बाहर वाले मीडियम को अगर देखें तो बाहर वाला मीडियम कौन सा है? बाहर वाला मीडियम है एयर। ठीक है, और जब लाइट जो है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगा तो वो किधर बैंड होगा? यानी जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर एंटर करेगा तो किधर मुड़ेगा? तो हमने पढ़ा था कि ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाता है। यानी इसकी ओरिजिनल जो पाथ है, ओरिजिनल पाथ कौन सी है? अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे डॉटेड करके तो ये इस तरह से आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ओरिजिनल पाथ है, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये इस तरह से जा करके सीधे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और इस सरफेस पे टकराएगा। अब जब हम इस सरफेस की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, जब ये लाइट जा रहा है इस साइड से इधर इस मीडियम में, यानी डेंसर से रेयर में, तो क्या होगा? तो कौन सा फिनोमेना देखने को हमें मिलता है? तो जैसे ही ये लाइट इधर गया तो अब हम इस सरफेस की बात करेंगे। जब हम इस सरफेस की बात करेंगे तो उस टाइम पर ये जो रे ऑफ लाइट है ये किसके जैसे काम करेगा? ये काम करेगा इंसिडेंट रे के जैसा। ठीक है, जब हम इस सरफेस की बात कर रहे थे तो हम इसको क्या बोल रहे थे? इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोल रहे थे हम? रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जब हम इस सरफेस की बात करेंगे तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि ये इस टाइम पर इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, और बाहर वाला जो होगा वो रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो अब यहाँ पे जब मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो ये लाइट ऐसे जाएगा, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, इस सरफेस पर टकराएगा। इस सरफेस पे टकराएगा तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने क्या करा? लाइन को खींचा। तो ये जो लाइन है ये मैंने इस तरह से डॉटेड में खींच रखा है। ये क्या है? ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल का काम कर रहा है, तो ये नॉर्मल है। अब हमने पढ़ा था कि डेंसर है, ये क्या है? ग्लास है। ग्लास इज डेंसर एज कम्पेयर टू एयर। तो क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये क्या हमारे पास? रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर जब जाता है तो रे ऑफ लाइट किधर जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो हमने पढ़ा था कि ये अवे फ्रॉम द away नॉर्मल हो from the जाएगा। normal. तो यानी कि इसकी जो एक्चुअल पाथ होगी वो तो सीधी जानी चाहिए थी, यानी कि ये ऐसे जाता, लेकिन ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर हटेगा। तो दूर हटेगा तो किधर चला जाएगा? ये चला जाएगा इधर। तो देखो इसने क्या करा, यहाँ पर इस लाइट को या रे ऑफ लाइट को इस तरह से भेजा और ऐसे ये अंदर टर्न हुआ, फिर अंदर इस तरह से निकला। अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, जो इसमें अंदर एंटर कर रही है रे ऑफ लाइट और जो बाहर निकल रही है, बाहर जो निकल रही होती है रे ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे।
यानी जो प्रिज्म से बाहर निकलने वाली लाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। अगर तुम सरफेस का मतलब लोगे यहाँ पे रेफरेंस, तो तुम यहाँ पे इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते थे। लेकिन क्योंकि हम इस प्रिज्म में किसी रे ऑफ लाइट को एंटर करवा रहे हैं, अंदर कुछ फिनोमिना हो रहा है, फिर वो लाइट बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलने वाली जो रे ऑफ लाइट है उसको क्या नाम दिया जाता है, इमर्जेंट रे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारा इंसिडेंट रे ही है, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है ना, और ये जो इमरजेंट रे है, यहाँ पर इनके बीच में ना एक यहाँ पर क्या है, एंगल बनता है। वो कौन सा एंगल, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर अगर हम इसी रे ऑफ लाइट के पाथ को थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएंगे, ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये आगे की तरफ ऐसे जाएगा। अब ये जो हमारे पास इमरजेंट रे है ना, इसको अगर तुम पीछे की तरफ अगर मिलाओगे ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसे मिलेगा। तो ध्यान देना जरा, जो इंसिडेंट रे का पाथ है वो सीधे सीधे ऐसे जा रहा है, और जो बाहर निकल रहा है यानी इमरजेंट रे का पाथ है वो ऐसा है। तो दोनों के बीच में देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, यानी इसकी जो एक्चुअल पाथ थी रे ऑफ लाइट की, वो क्या होगा, वो तो बदल गई। यानी वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस होगा किधर, इतना, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो इतना एंगल डिस्प्लेस हुआ। तो ये जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको किसे दिखाते हैं हम, डेल से। तो ध्यान देना जरा यहाँ पे, ये होता क्या है, ये वाला जो एंगल होता है ये शो करता है एंगल ऑफ डेविएशन को। यानी ये जो रे ऑफ लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई, कितना मुड़ गई है ना, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि एक्चुअल पाथ से वो कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है ना, उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कितना ज्यादा डेविएट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से, या अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा ये भटक गया, ये बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल आया, किस किस के बीच का एंगल है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल आता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो डेल हमने बनाया है, ये क्या शो कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक एंगल है, ध्यान दो, ये तो प्रिज्म का एंगल है ना, प्रिज्म का एंगल भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको अभी हम डेरिवेशन में फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारे पास प्रिज्म है, ये जो एंगल दिखाया है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये दो एंगल काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, एक तो ये ए क्या है, प्रिज्म एंगल। प्रिज्म का एंगल कुछ भी हो सकता है, हम इसको अगर मान लो थोड़ा सा इस तरह से ऐसे बना लेते हैं, तो देखो ध्यान से, अब प्रिज्म का एंगल चेंज हो गया, यानी ए बदल गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी फैला सकते हैं, और ठीक है, इस तरह का हो गया, तो प्रिज्म का एंगल फिर से चेंज हो गया। हम ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म का एंगल बदल गया। तो यहाँ पे क्या है, एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमने प्रिज्म को कैसे कट करा है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रिज्म का एंगल हमने ए लिया, एक जनरल फॉर्म, ठीक है। अब तुम्हें ए मालूम चल गया कि ए क्या है, प्रिज्म एंगल, डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और, जो ये प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, ये प्रिज्म का जो ग्लास है, जनरली हम फ्लिंट ग्लास ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म है हमारे पास, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या बोल देते हैं, म्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी प्रिज्म। म्यू यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी प्रिज्म। अब हम यहाँ पर एक रिलेशन डिराइव करने वाले हैं प्रिज्म के लिए, वो क्या, तो हम सबसे पहले तो एक रिलेशन फाइंड करेंगे किस किस के बीच में, कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म के बीच में, ठीक है। तो उसको हम आगे देखते हैं। तो समझ आ गया मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए इसमें। म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ए क्या है, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। डेल क्या है इसमें, डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ये डेविएट हो गया, कितना ये मुड़ गया है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये सब टर्म समझ आ गए, ए डेल म्यू, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को भी, नो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स जो है यूज होंगे, तो उसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले डेविएशन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। सो डेविएशन मतलब क्या होता है, मुड़ना, बैंड हो जाना, ठीक है। सो डेविएशन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितना ज्यादा बैंड हुआ है, बेंडिंग ऑफ लाइट कोई हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट, सिंपल है। और एंगल ऑफ डेविएशन मैंने अभी समझा ही दिया कि एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल between the direction of incident ray
टू द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, या इसको इमर्जेंट रे भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टेड रे हम बाहर वाला बोल सकते हैं, या इसको बहुत ही कॉमन नाम से जो बुलाया जाता है उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे। अच्छा, ए क्या था इसमें, ए था हमारे पास प्रिज्म एंगल, ठीक है। यहाँ पर ए क्या शो कर रहा है, प्रिज्म एंगल, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पर डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना है कुछ जो इसमें टर्म्स हैं। मैंने तुम्हें क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट में एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बताई थी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट याद है क्या? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है कि अगर हमने मान लो यहाँ पर क्या करा, एक टॉर्च रखा, एक लेजर लाइट रखा, और लेजर लाइट से हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, ऐसे लाइट ऐसे गया फिर ऐसे चला गया। अब यहाँ पर हमने लगा दिया एक पिन, और यहाँ भी क्या लगा दिया, हमने एक पिन लगा दिया, ठीक है। हमने पिन क्यों लगाया, ताकि हमें मालूम रहे कि हमने लेजर लाइट कहाँ से डाला था, ठीक है। और वो लाइट का पाथ जो है वो इस तरह से बना है। फिर हमने क्या करा, अब लेजर इस पाथ को ना ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद फिर लेजर लाइट को इधर लेके आते हैं और इधर से इंसिडेंट कराते हैं। इधर से इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, ये सेम पाथ को ही फॉलो करेगा और ये कैसे जाएगा, ऐसे सॉरी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हम इस पॉइंट से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो ये पाथ फॉलो करेगा, अगर हम इसी पॉइंट से लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो यही पाथ फॉलो करेगा। यानी कि अगर हम इसमें डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, इधर कर देंगे, तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगा। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर इन दोनों सरफेस का रेफरेंस लेकर के बाहर वाले से हम इसको जो एंगल लेंगे, यानी बाहर वाले साइड से हम इंसिडेंट रे मानेंगे। अगर इस सरफेस को लेंगे, अगर इधर से ले रहे तो ये इंसिडेंट रे होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका एंगल का नाम कैसे दोगे, तो ये वाला हमारा एंगल क्या बनेगा, ये हमारा एंगल बन जाएगा I1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एंगल क्या है, यहाँ पर I1, ये वाला देखो, ठीक है। अच्छा, अगर ये I1 है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल कहाँ पे होगा, तो ध्यान देना, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है एंगल, उसी को तो हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, इसको थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, इस तरह से, तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, R1। ये अंदर लिखना चाहिए, लेकिन जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, R1। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या हमारे पास, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब क्योंकि रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से सेम पाथ को ही फॉलो करेगा, अगर हम इधर से कंसिडर कर ले तो मान लेते हैं कि अगर मैं लाइट को इधर से इंसिडेंट कराता हूँ, यानी कि इस साइड से, अब इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये अगर इंसिडेंट रे है, यानी इसको हम इधर से मान लेते हैं, इंसिडेंट कराया है, तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा यहाँ पर, इस एंगल को क्या नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर, I2, क्योंकि हमने पहले नाम I1 दे रखा था, यहाँ पे इसको हम I2 दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये I1 I2 के इक्वल भी हो जाए, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाले हैं, तो मैंने इसलिए जानबूझ करके इसको I1 नाम दिया है और इसको I2 नाम दिया है, यानी एक डिफरेंट एंगल लिया है। और ऐसे भी केस हो सकते हैं जिसमें I1 I2 दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने क्या नाम दिया है, I2। तो अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है I2, तो इसका रिफ्रैक्टेड एंगल कहाँ पे होगा, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है हमारे पास, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, R2, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, पहले ये बता दो, रिलेशन फाइंड ही क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए। तो ध्यान देना जरा, अगर मैं यहाँ पर जैसे कि ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, इसमें अगर मैं एंगल को चेंज करता हूँ, एंगल को चेंज करते हैं मतलब, मान लो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे रे को ऐसे पास करें, फिर एंगल थोड़ा बदल दे, ऐसे चेंज करें, फिर ऐसे बदल दे, फिर ऐसे चेंज कर दे, फिर और चेंज कर दें, यानी अगर हम इस आई एंगल को चेंज करेंगे तो कितना कितना ज्यादा ये बैंड होगा, है ना। उस हम कितना ज्यादा इसको बैंड कर सकते हैं, उस चीज को हम फाइंड करना चाहते हैं। मतलब हम यहाँ पर इंसिडेंट एंगल को अगर जानते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा वो चीज फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो हमें प्रिज्म एंगल मालूम है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम एंगल ऑफ डेविएशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक खास रिलेशन फाइंड करने वाले हैं ए डेल म्यू के बीच में, ताकि अगर हमें कोई सी भी दो क्वांटिटी पता है तो हम तीसरी आसानी से निकाल सकें। ठीक है, यानी अगर तुम्हें इंसिडेंट एंगल पता है तो भी तुम बाकी चीजें निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा हमें हेल्प करता है, इसीलिए हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, किस किस के बीच में, ए के बीच में, डेल के बीच में, म्यू के बीच में, पहले इनके बीच में फाइंड करेंगे और उसके बाद आकर के हम एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला, जो कि तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या क्या समझाया मैंने यहाँ पर कि अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो इस साइड से इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अगर इस सरफेस की बात करेंगे तो इस साइड से हम इसको इंसिडेंट रे मान सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल I2 और ये हमारा क्या बन जाएगा, R2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, फोकस करो। सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डेल ए, है ना, इन सब के बीच में चाहिए रिलेशन, और जो म्यू है उसके बीच में चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ पर हमें डेल का रिलेशन कोई मिल सकता है क्या ए के साथ, या इनके I1 I2 R1 R2 इनके साथ मिल सकता है क्या? तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर इनके मैं थोड़े से नाम रख लेता हूँ। ये हमारा ए है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर Q, इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे O, और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर R। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर यही से बताया, ये जो हमारा डेल है ना, ये डेल जो है ये इस छोटे से ट्राइंगल का, जरा ध्यान देना, ये छोटे से ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्या? ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला एंगल, ये छोटा सा जो एंगल दिख रहा है और ये छोटा सा जो एंगल दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल बना रहा है, कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, पी आर क्यू। ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है पी आर क्यू। तो इन ट्राइंगल पी आर क्यू, इन ट्राइंगल पी आर क्यू के अंदर ये जो डेल है, ध्यान देना, डेल जो है ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर वाला एंगल हो गया, है ना। यहाँ पे अगर मैं इस वाले एंगल को एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इस वाले एंगल को मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे डेल किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो डेल है हमारे पास वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2। ये हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द इंटरनल या सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 2। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो जो ये हमारे पास ये पूरा एंगल है, कौन सा एंगल, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बताओ क्यों इक्वल है? और उसी तरह से ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरा इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, बता सकते हो मुझे? ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये इसके एंगल इक्वल है। क्यों एंगल उसके इक्वल है? ये वाला समझ आ वर्टिकली गया, अपोज। हाँ वर्टिकली, ये वाला समझ आ गया ना पॉइंट, पी आर क्यू, ये छोटा सा जो ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, ये डेल इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 1 प्लस में एंगल 2। तो ये आ गया। अब एंगल 1 एंगल 2 की मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ, कैसे निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं हम I1 R1 I2 R2 यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देखा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो I1 है, I1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल R1, प्लस में एंगल R1। देख सकते हो ये वाला हमारे पास क्या R1 है, तो इसको मैंने क्या बोला यहाँ पे R1। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, I2 इज इक्वल टू क्या, I2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल
R2, ये लिख सकते हैं। अब मुझे ना यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे एंगल 1 चाहिए, मुझे एंगल 2 चाहिए, तो यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू निकालो। कैसे, इसको उठा के इधर भेज देते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, इस R1 को उठा के इधर भेजूंगा मैं, तो ये बन जाएगा I1 माइनस का R1 किसके इक्वल, एंगल 1 के इक्वल। इसी तरह से इस R2 को उठा के इधर भेज दो, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये हम लिख सकते हैं I2 माइनस में R2 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल। जहां पर भी एंगल 1 लिखा हुआ है वहां पे I1 माइनस R1 लिख दो, जहां पे एंगल 2 लिखा है वहां पे I2 माइनस R2 लिख दो। तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ कि डेल किसके इक्वल आ जाएगा, डेल आ जाएगा यहाँ पे I1 माइनस R1 और प्लस में I2 माइनस R2 इसके इक्वल आ गया। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको कि I1 I2 को साथ में करते हैं, R1 R2 को साथ में करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डेल इज इक्वल टू I1 प्लस में I2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस का I2, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, प्लस में यहाँ पर माइनस का R1 है, ये भी माइनस का R2 है, देख सकते हो। तो सीधे ऐसा करें, माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो माइनस को क्या करो, बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं माइनस को अगर कॉमन लूंगा तो क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, R1 प्लस में R2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, यहाँ पे किसी कोई डाउट तो नहीं है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को, फर्स्ट इक्वेशन। प्रीति, मानसी, आर्यन, शिवानंद, कोई डाउट तो नहीं, नो सर। ठीक है ना। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ओके। प्रीति समझ आया, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, हमने पहले इक्वेशन बना ली, हमने डेल यहाँ पर निकाल लिया। तो देखो ध्यान से, वही हमने यहाँ पे काम करा है। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या निकाला, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस का I2 माइनस में R1 प्लस में R2, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम, अब उसके बाद हम क्योंकि यहाँ पर प्रिज्म एंगल को लाना चाहते हैं, ए को लाना चाहते हैं, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको लाना चाहते हैं, तो वो कैसे लाएंगे उनको यहाँ पर अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन तक तो क्लियर है, अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे समझना, ठीक है। देखो ध्यान से, जो ये हमारे पास I1 प्लस I2 है माइनस में R1 प्लस R2 है ना, यहाँ पर ये जो हमारा प्रिज्म एंगल है ए, है ना, ये हम लाना ही क्यों चाहते हैं, I1 I2 में भी तो काम चल सकता था, हम ए क्यों लेके आ रहे हैं, हम म्यू क्यों लेके आ रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पास I1 I2 R1 R2, अब हमें ना 4 डिफरेंट टर्म्स निकालने पड़ेंगे जब भी मुझे डेल निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ डेल निकालो, तो डेल के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 4 टर्म्स चाहिए, I1 I2 भी चाहिए, R1 R2 भी चाहिए, तो 4 अननोन्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ना ये कम से कम मिनिमम टर्म में आए, कि मिनिमम टर्म अगर हमें पता उसी से हम निकाल सकें। अब इसमें ए जो है, ए क्या है, प्रिज्म एंगल। एक बार हमने जो प्रिज्म बनाया तो उसका प्रिज्म का एंगल तो फिक्स हो जाएगा, अब वो फिक्स रहेगा तो हमें बार बार उसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा टर्म्स को उन टर्म्स के अंदर लाना चाहते हैं जो फिक्स रहे या जो आसानी से कैलकुलेट करा जा सके। तो यहाँ पर ए जो है प्रिज्म एंगल, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी अगर हम उसको ले पाए। लेकिन ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी ए है, ये आएगा कैसे, तो अगर यहाँ पर ध्यान से ज्योमेट्री को देखोगे तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। क्वाड्रिलेटर मतलब ये चतुर्भुज जिसे हिंदी में बोलते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटर बन गया, यहाँ पे 4 साइड्स हैं इसके, 1 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, बता सकते हो मुझे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू व्हाट, कितना होता है, 360। 360। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस ये वाला एंगल, अब ध्यान से देखना जरा इस चीज को, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल बता सकते हो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का कितना एंगल है ये कितना एंगल होगा, ये पूरा एंगल मैं पूछ रहा हूँ। ये लाइन कौन सी लाइन थी, बताओ कौन सी लाइन थी वाली,
डॉटेड वाली नॉर्मल नॉर्मल। और नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90। 90 का। तो ये तो हमें मालूम चल गया। ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये कितने का होगा? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 90। 90 का है। तो ये तुम्हें वैसे ही एंगल मालूम चल गया कि ये वाला एंगल कितना है, 90। तो एंगल P यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो कितना है, 90, जो कि मैं भी लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से मुझे ये भी बता दो, इसको मैं एंगल O ही रख लेता हूँ अभी फिलहाल। तो ये एंगल O वैसे रख दिया, प्लस में ये एंगल Q, ये कितना होगा बताओ? ये भी ये 90 भी होगा। 90 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल सरफेस साथ कितना एंगल में 90 बनाता है। तो ये पूरा एंगल हमें पता है 90 है। तो यहाँ पे भी इसे एंगल अभी क्यू लिख देता हूँ, जो कि मैं 90 लिखूंगा। और सम ऑफ ऑल दी फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360। तो जैसा कि तुमने अभी बताया एंगल पी कितना 90, एंगल क्यू कितना 90, तो उसको हम लिख लेते हैं। एंगल ए हमारा प्रिज्म एंगल है तो वैसे रखेंगे। एंगल पी 90 है तो 90 रख दिया। एंगल ओ, अब जरा ध्यान देना, ये जो एंगल ओ है इसको हम R1 R2 के टर्म में ले सकते हैं। अब बताओ कैसे? यहाँ पर अगर इस वाले छोटे से ट्राइंगल, नीचे जो छोटा सा ट्राइंगल है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे तीन एंगल्स दिखाई देंगे। कौन से तीन एंगल्स? एक तो एंगल O है, और ये एंगल R1 है, और ये एंगल R2 है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है बताओ? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। 180। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस एंगल O किसके इक्वल आएगा? 180 के। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, क्या कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O दैट इज इक्वल टू 180। ये क्या आ गया? 180 के इक्वल। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे तो एंगल O चाहिए ना। तो एंगल O के लिए इन दोनों को उठाओ, इधर भेज दो। तो एंगल O किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल O आ जाएगा 180 माइनस में ये R1 प्लस का R2, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो ये हमारे पास आया एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस R1 R2, तो यहाँ पे मैं एंगल O की जगह रख दूँ। क्या रखेंगे हम यहाँ पर? ये रखेंगे 180 माइनस में R1 प्लस का R2, और एंगल Q कितना था यहाँ पे? 90। 90 इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू हमारे पास है 360। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 90 प्लस ये वाला 90, 90 90 कितना होगा? 180। और 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360। तो ये सभी एंगल का, इस साइड वाले एंगलों का सम करा मैंने, तो कितना मुझे मिला? तो ये मुझे मिला एंगल ए प्लस में 360। समझ रहे हो ना? 90 प्लस 90 हो गया 180, 180 प्लस 180 360, प्लस माइनस में कितना है हमारे पास? माइनस में R1 प्लस R2, माइनस में यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं R1 प्लस का R2, ठीक है। किसके इक्वल आया था? 360 के इक्वल आया था। अब ध्यान देना, ये भी 360 है और ये भी 360 है। तो यहाँ 360 हम काट सकते हैं, या ऐसा समझ सकते हो, इस 360 को उधर भेजेंगे तो 360 माइनस 360 हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या? बचा हम पे एंगल ए माइनस में R1 प्लस R2। क्या बचा? एंगल ए प्लस माइनस में, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? माइनस में R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 0। अब इसको उठा के उधर भेज दो, उसको उठा के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस का R2। तो ध्यान देना, हमें एक रिलेशन मिला यहाँ पर, क्या कि जहाँ कहीं भी हमारे पास R1 प्लस R2, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A लिख सकते हैं। इसको कहाँ यूज करने वाले हम? ध्यान देना, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जहाँ पे R1 प्लस R2 वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा? एंगल A रख दूंगा। तो यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं? समझ आ गया कि हमने क्या करा? R1 प्लस R2 को एंगल A कैसे बनाया? तो इस रिलेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ध्यान देना, हमें जो एंगल ए मिला है वो किसके इक्वल मिला है? R1 प्लस R2 के इक्वल मिला है। ये कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? क्या करा हमने? सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम निकाला, इक्वल टू 360 रखा। फिर हमने यहाँ पर इस छोटे से ट्राइंगल में देखा कि एंगल ओ जो है वो किसके इक्वल है? 180 माइनस में R1 R2, इसके इक्वल है, तो वही वैल्यू पुट करी और सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद जो हमें मिला वो मिला एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस का R2।
तो जहां भी R1 प्लस R2 होगा वहां पे हम क्या रख सकते हैं, एंगल ए रख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे पुट करेंगे वो चीज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो तुमने निकाल ली, एंगल ए के टर्म में आ गई। ये I1 I2 तो बाकी है ना, I1 I2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो I1 I2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रिलेशन है क्या आई के साथ, आर के साथ, तो कोई रिलेशन पढ़ा है हमने, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आई और आर के साथ कोई रिलेशन था क्या, कोई ऐसा रिलेशन याद है। कौन सा था रिलेशन, स्नेल्स लॉ पढ़ा है हमने। Snell's law, sin I upon हाँ, sin I upon sin R is equal to refractive index. यस, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था जिसमें किसके इक्वल था, वो बोलता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो क्योंकि स्नेल्स लॉ हमें आई और आर इनके बीच का रिलेशन दे सकता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे सकता है, तो यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम स्नेल्स लॉ का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला काम समझ आया, पहला क्या करा हमने, पहला काम करा डेल की वैल्यू निकाली, किसके टर्म में, I1 I2 R1 R2 के टर्म में, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। दूसरा काम क्या करा हमने क्वाड्रिलेटरल और ये छोटा सा ट्राइंगल लिया जिसकी हेल्प से हमें एंगल ए किसके इक्वल मिला, R1 प्लस R2 के। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई, हम I1 I2 की वैल्यू को निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो ध्यान देना, ये दोनों स्टेप समझ आ गए, यानी कि हमने यहाँ तक ये जो मैंने डेरिवेशन प्रॉपर करके दिखा रखा है, ये वाला सब वही काम है, यानी सेकंड इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करने वाले हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको अब ध्यान देना, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ओके। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अब जो तीसरा स्टेप है उससे फाइंड करते हैं, हमें I1 I2 की वैल्यू चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ में बताता है दैट म्यू इज इक्वल टू में साइन आई बाय साइन आर। और क्योंकि एंगल स्मॉल है ना, एज एंगल इज स्मॉल, एज एंगल इज स्मॉल, ठीक है। जब एंगल स्मॉल होता है तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान होगा साइन आई किसके इक्वल हो जाता है, साइन आई इक्वल टू हो जाएगा आई के इक्वल, और साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। याद है हमने कहा था कि जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, है ना, कॉस थीटा को 1 ले सकते हैं और टेन थीटा को थीटा ले सकते हैं। तो वहीं से ही, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्मॉल काफी, जब भी हम लेंस ग्लास प्रिज्म इनकी बात करते हैं ना, तो एंगल जो हमारा रहता है वो काफी स्मॉल रहता है, इसीलिए वहां पे हम साइन आई को क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, साइन आर को आर। अब यहाँ पर इस आर को ना इधर भेज दो, आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू में म्यू आर, ठीक है। ये आ गया रिलेशन हमें, आई इज इक्वल टू म्यू आर। अब मैं अगर यहाँ पर इंसिडेंट एंगल I1 लेता हूँ, अगर हमारा इंसिडेंट एंगल I1 होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा, R1, यानी I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू R1। इसी तरह से अगर हम इंसिडेंट एंगल लेंगे I2 तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू इंटू में R2। तो समझ आए यहाँ पे क्या करा हमने, I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म में, म्यू R1 म्यू R2 के टर्म में। तो ध्यान देना जरा, हमने यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू भी निकाल ली और R1 R2 की वैल्यू तो पहले हमें मालूम है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये सारी वैल्यू जो हमने फाइंड करी है इसको कहाँ उठा के पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब हमारा क्या काम है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर R1 R2 की वैल्यू को और I1 I2 की वैल्यू को पुट करना। तो पहले मैं I1 I2 की वैल्यू को पुट करूंगा, I1 की वैल्यू कितनी आई है, म्यू R1, I2 की वैल्यू कितनी आई है, म्यू R2। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। तो ध्यान देना जरा, क्या था हमारे पास इक्वेशन, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, डेल इज इक्वल टू में I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस में क्या था R1 प्लस का R2, यही फर्स्ट इक्वेशन थी हम पे।
अब I1 की वैल्यू क्या है हम पे, I1 की वैल्यू है म्यू R1 प्लस में I2 की वैल्यू क्या है म्यू R2 माइनस में ये R1 R2 को फिलहाल के लिए ऐसे रख लो। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि पहले मैं म्यू कॉमन लूंगा फिर वैल्यू पुट कर लूंगा उसमें R1 R2, ठीक है। तो म्यू को ना इन दोनों में से बाहर ले लेते हैं, बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू बाहर आ गया तो ये बचेगा R1 प्लस का R2, ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या है R1 प्लस का R2। अब तुम्हें R1 प्लस R2 की वैल्यू भी पता है, क्या है R1 प्लस R2 की वैल्यू, तो अभी हमने देखा था नीचे क्या था, वो किसके इक्वल था, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, एंगल ए के, जो कि प्रिज्म एंगल है। तो जहां पे भी R1 प्लस R2 है यानी इस जगह पे और इस जगह पे हम क्या रख लेंगे, एंगल ए रख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू इनटू में एंगल ए माइनस में यहाँ पे एंगल ए। अब ध्यान देना दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है हमारा एंगल ए। तो एंगल ए अगर कॉमन आया तो क्या बचेगा अंदर, बच जाएगा म्यू माइनस का 1। तो ये हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ठीक है, जो कि हमें रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, हमें बताता है एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में, प्रिज्म एंगल के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का। तो ध्यान रखना म्यू इज व्हाट, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और एंगल ए क्या है, एंगल ए इज प्रिज्म एंगल, डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान देना यहाँ पर हमने इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डिराइव कर लिया, किस किस के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन डेल, एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये तुम्हें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में एंगल ए, या डेल इज इक्वल टू एंगल ए इंटू म्यू माइनस का 1, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी समझ आ गया, हाँ भैया। ठीक है ना। चलो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी ना। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, ये पूरा डेरिवेशन हमने यहाँ पे वही कर रखा है, ठीक है। ये हमारे पास वही देखो I1 I2 की वैल्यू हमने पुट करी है, पुट करने के बाद जाके क्या करा यहाँ पे, ये R1 R2 की वैल्यू हमने पुट करी, और ये हमारे पास रिलेशन आ गया डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू में एंगल ए। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास के लिए हम टू यूज करें तो 2 लिख सकते हो, या फिर वैसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ग्लास को ही, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे जो हमारा अगला डेरिवेशन इसी के अंदर आएगा वो है प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। प्रिज्म फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं, या उसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के ही आगे का ही पार्ट है ये कह लो, ठीक है। तो अब उसको हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल पहले यहाँ पर इसको देख लो, ये वाला सिंपल सा ही है क्वेश्चन। देखो क्या क्या रखा है इसने क्वेश्चन में, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना लिया है इन्होंने, 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म को किसे डिनोट कर रहे थे, याद होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म को हम दिखाते हैं ए से। तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर है हमारे पास 60 डिग्री, एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आ रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसे दिखाते हैं हम, म्यू से। म्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 1.5। देन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। यानी ये जो प्रिज्म है वो लाइट को, रे ऑफ लाइट को कितना डेविएट कर सकता है, मोड़ सकता है, वो वाला एंगल मुझे बताओ। तो डेल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिंपल है, डेल निकाल सकते हो कैसे, डेल इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारे पास, तो डेल इज इक्वल टू था हमारे पास म्यू माइनस का 1 इंटू में एंगल ए, या एंगल ए को आगे भी रख सकते हो, मर्जी हो तुम्हारी। तो म्यू की जगह क्या रख दिया हमने, म्यू की जगह रख दिया 1.5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1.5 माइनस का 1 और इंटू में एंगल ए, एंगल ए कितना है 60 डिग्री, तो 1.5 माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू में 60, ठीक है। तो 6 पंजे 30
और एक पॉइंट कटेगा तो 30, तो ये डेल आ गया हमारे पास कितना 30 डिग्री, यानी वो जो इंसिडेंट रे है वो कितना डेविएट हो जाएगी, कितना मुड़ जाएगी 30 डिग्री मुड़ जाएगी, ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से वो 30 डिग्री बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करा कि अगर हमें देखो बहुत सिंपल है कि अगर प्रिज्म एंगल हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है उस प्रिज्म का, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि ये लाइट को कितना बेंड कर सकता है, तो ये इसने 30 डिग्री लाइट को बेंड करेगा, ये हमें मालूम चल गया, ठीक है। तो ये था इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, समझ आ गया? समझ आ गया ये सभी को? प्रीति, मानसी, अरे कहाँ गायब हो गए सब? हाँ भैया। आ गया, ठीक है। चलो तो फिर जा करके अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब इसके बाद हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसके आगे देखते हैं हम। ओके, सो देखो, हम यहाँ तक तो कर चुके हैं, डेल इज इक्वल टू में म्यू माइनस का 1 इंटू में एंगल। अब उसके बाद थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से। ओके, इसके आगे थोड़ा सा बस कैलकुलेशन वगैरह टाइप में ही है ना, और कुछ नहीं। तो जैसा कि हमने डेल फाइंड कर लिया, डेल इज इक्वल टू में, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू में एंगल ए, ठीक है। और हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ना, अब उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, याद है? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी डेल इज इक्वल टू में I1 प्लस का I2, और फिर क्या था माइनस में R1 प्लस का R2। देखो ये इक्वेशन ना तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्यों? क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो न्यूमेरिकल में ना बीच में से क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये तो सबसे जनरल फॉर्म है जो हमने निकाला था, क्या डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस में R1 प्लस का R2। अब ये जो जनरल फॉर्म है इसी से ही हम प्रिज्म फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो कई बार वो न्यूमेरिकल में अगर घुमाते हैं तो वो क्या करते हैं, बीच में से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वो यहीं से उठा लेते हैं कि हाँ भाई अगर R1 R2 ये है, इसमें ये चेंज कर दिया तो ये क्या होगा। तो इसलिए तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, इसीलिए डेरिवेशन करने का ये फायदा होता है कि हमें जो टर्म्स बीच में से कई बार उठाए जाते हैं तो वो सब मालूम चल जाते हैं। ओके, तो ये जो जनरल इक्वेशन आई है ये ध्यान में रखना, डेल इज इक्वल टू क्या I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ओके, अब यहाँ पर ये जो डेल है, डेल क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन में अब हम मिनिमम डेविएशन यानी मिनिमम वो कितना मोड़ सकता है रे ऑफ लाइट को, यानी कितना बेंड कर सकता है वो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हम फाइंड करेंगे। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, तो जो ये डेल है इस डेल को अगर मिनिमम करना चाहते हैं तो हमें इस साइड वाली वैल्यू को मिनिमाइज करना होगा। अब ये मिनिमम कैसे करें, तो इसको ध्यान से समझना। हम यहाँ पर जो ये वाला टर्म है हमारे पास I1 प्लस I2 माइनस का R1 प्लस R2, इसको कैसे हम मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरा इसको समझना, डेल इज इक्वल टू में यहाँ पर डेल को जो बना रहे हैं वो कौन से एंगल हैं, एक तो हमारा I1 प्लस I2 है ना। अब ये R1 प्लस R2 क्या, R1 प्लस R2 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि I1 प्लस R2 अगर मान लो हमारे पास ये 60 डिग्री है, समझ लेते हैं ये मान लो 60 डिग्री है, और ये R1 प्लस R2 है, मान लो ये 30 डिग्री है, सॉल्व जो हमने करा तो 60 माइनस का 30 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर इस डेल को मिनिमम कैसे कर सकते हैं, डेल को मिनिमम करने वाला टर्म ये वाला टर्म है, यानी हम I1 प्लस I2 को किसी भी तरह से मिनिमम अगर कर पाए तो हमारा डेल मिनी हो जाएगा। ऐसा क्यों, इसको क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये तो R1 प्लस R2 ऑलरेडी माइनस में, माइनस में मतलब इस चीज को तो और कम कर रहा है, लेकिन अगर इसको हम और कम कर सके किसी तरह से तो हमारा डेल भी मिनिमम हो सकता है। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल तरीका एक यूज करते हैं, कौन सा तरीका, तो ध्यान से समझना जरा कि कैसे हम इसको मिनिमम करते हैं। क्या हम यहाँ पर I1 अंडर रूट का ये स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम इसी तरह से प्लस में यहाँ पर अंडर रूट में I2 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं,
ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अगर रूट कटेगा तो ये स्क्वायर रूट कटेगा तो i1 ही आएगा, है ना, ये y। अब यहाँ पर हम उसके बाद इसके अंदर एक तो माइनस में अंडर रूट में i1 अंडर रूट में i2 ये लिखेंगे, और एक बार प्लस में 2 अंडर रूट में i1 और रूट में i2 ये लिखेंगे। एक बार माइनस के ले लिया, एक बार प्लस के ले लिया हमने। और ये जो साथ वाला टर्म है ना, इसको वैसे ही रखेंगे, माइनस में r1 प्लस का r2। इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये वाला चीज इस एंगल को पहले ही से सब्ट्रैक्ट करके कम करने की कोशिश कर रहा है, हमें जो चेंज करना है इसी में ही करना है। अब ये कैसे, ये क्यों करा मैंने, तो इसको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बता सकते हो मुझे? यहाँ पर अंडर रूट में i1 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में i2 का स्क्वायर माइनस में 2 रूट का i1 रूट का i2 प्लस में ये लिखा हमने, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? a plus b का होल स्क्वायर, हाँ, a स्क्वायर a प्लस b माइनस बी का, स्क्वायर a माइनस बी का बनेगा, क्योंकि माइनस अगर हम हाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक तीन टर्म है, इसको शॉर्ट में हम कैसे ले सकते हैं? इसको शॉर्ट में हम ऐसे ले सकते हैं क्या, डेल इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर i1 माइनस में अंडर रूट के अंदर i2 का होल स्क्वायर। और ये जो टर्म है इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ क्या, 2 अंडर रूट में i1 और अंडर रूट में i2 माइनस का r1 प्लस का r2 प्लस का r2, ये हमने लिखा। अब ध्यान देना, इसको हमने इस टर्म में बदला ही क्यों, कि मैंने कहा था कि हम किसी तरह से i1 i2 को मिनिमम कर सकें। अब ये जो स्क्वायर में आया है ना टर्म, इसको जरा ध्यान देना। यहाँ पे मुझे बताओ i1 i2 की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये वाला टर्म मिनिमम हो सके या बिल्कुल हट ही सके, हट जाए। ये वाला टर्म क्या है, ये तो पहले से रूट में, रूट में मतलब वो ऑलरेडी छोटा हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या, i1 i2 की वैल्यू ऐसी क्या रखें जिससे ये वाला पूरा टर्म या तो खत्म हो जाए या तो मिनिमम हो जाए, बताओ जरा। अब i1 i2 की क्या वैल्यू रख सकते हो, कुछ चीज समझ आ रहा है इसमें? i1 i2 की क्या वैल्यू रखें जिससे ये जीरो। हाँ, i1 को कितना रखोगे, 0, i1 0, 0 का मतलब समझना, जो हमारा इंसिडेंट रे है वो ना सरफेस के अलोंग हमने सेंड कर दिया है ना, ये इसका मतलब होता है। और 90 का मतलब क्या होता है कि हमने परपेंडिकुलर सेंड करा है। तो बताओ i1 i2 क्या हो जिससे ये मिनिमम हो जाए, यानी ये वाला जो हमारे पास टर्म है ये कम से कम हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान है कि इन दोनों एंगल को इक्वल कर दो। यानी अगर हम दोनों एंगल को इक्वल कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। वो कैसे, अगर i1 i2 इक्वल, मान लो ये भी 30 है ये भी 30 है, तो 30 माइनस 30 क्या हो, 0, खत्म। ये 45 है ये भी 45 है, 45 45 0। कोई सा भी एंगल लेंगे, लेकिन अगर इक्वल एंगल ले लेंगे, मतलब i1 i2 जो ले लेते हैं इक्वल अगर ले लेते हैं, तो ये वाला पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा काम तो बन गया कि डेल को अगर मिनिमम करना है तो एक ही कंडीशन है उसकी, वो क्या, कि i1 i2 को इक्वल कर दो। तो हमें यहाँ पे कंडीशन मिल गई कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन को हम किससे दिखाएंगे, डेल m से। तो कंडीशन फॉर डेल m क्या है कि i1 मस्ट बी इक्वल टू i2, कि i1 i2 जो है वो दोनों इक्वल हो जाएं। अगर i1 i2 इक्वल हो गए तो इसको हम किसी i के इक्वल मान सकते हैं, यानी i1 i2 जो है वो किसके इक्वल मान लिया हमने, i के इक्वल मान लिया। अब अगर तुमने i1 i2 को i के इक्वल माना है तो ध्यान दो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, कि जो हमारे पास i1 था वो किसके इक्वल आ रहा था, i1 इज इक्वल टू आ रहा था म्यू r1 के इक्वल, और i2 किसके इक्वल था, म्यू r2 के इक्वल था। तो यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, अगर i1 i2 इक्वल हो जाएंगे तो हमारा r1 r2 भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा सेम है। अगर i1 i2 इक्वल आ जाएंगे तो r1 r2 भी इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलती है क्या, कि अगर हम डेल m मिनिमम यानी मिनिमम डेविएशन चाहते हैं तो i1 i2 i के इक्वल होगा, तो उसी टाइम पे r1 किसके इक्वल आ जाएगा, r2 के इक्वल आ जाएगा, और वो किसके इक्वल हम मान लेंगे, r के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखना कि मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है कि i1 i2 किसी i के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा r1 r2 भी किसी r के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो हमने कंडीशन निकाली है, इसी कंडीशन को उठा करके हम पुट करेंगे किसके अंदर, हम पुट करेंगे स्नेल्स लॉ के अंदर।
ठीक है, वो कैसे, तो उसको अब यहाँ पे ध्यान से समझना। ये समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? ये सारा कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था, ये यहाँ पे क्या करा, i1 i2 पे रूट करा, फिर एक बार माइनस में रूट में i1 रूट में i2 लिया, एक बार प्लस में लिया, ये तीनों मिला करके हमारा एक फॉर्मूला बना कि रूट में i1 का स्क्वायर रूट में i2 का स्क्वायर। यहाँ से हमें मालूम चला कि मिनिमम डेविएशन अगर चाहिए, यानी डेल को मिनिमम करना है, तो एक ही कंडीशन है, i1 i2 इक्वल होना पड़ेगा। अगर i1 i2 इक्वल होंगे तो हमारा r1 r2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो i1 i2 इज इक्वल टू हमने i मान लिया, r1 r2 हमने r मान लिया। अब ये दोनों कंडीशन को उठा के हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ये सारा ये काम है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं किसी को भी? देखो, हमारे पास जो रिलेशन था, सबसे जनरल वाला जो फॉर्म था, उसी फॉर्म पे आते हैं। अभी सबसे पहले इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो क्या थी हमारे पास, डेल इज इक्वल टू में i1 प्लस का i2, ठीक है, माइनस में क्या था, r1 प्लस का r2। और क्योंकि हमें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन चाहिए, तो डेल की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे, डेल m, ठीक है। और i1 i2 की जगह क्या रखोगे, तो i1 i2 की जगह हम रखेंगे i प्लस i कितना हो जाएगा, i प्लस i हो जाएगा यहाँ पे 2i। समझ आया मैंने क्या करा, यहाँ पे भी i रख देंगे, यहाँ भी i रख देंगे, क्यों, क्योंकि i1 i2 का भी हमने माना था ना कि i के इक्वल है, तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i। माइनस में यहाँ पे ये r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 किसके इक्वल आया था, तो ध्यान दो, तो r1 प्लस r2 तो हमारा एंगल a था, वो भी ध्यान में रखो, किसके इक्वल था, एंगल a के इक्वल था। तो ये एंगल a, हमने यहाँ पे i की वैल्यू निकालने वाले, इसको उठाओ इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल m, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एंगल i2 सॉरी a, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का एंगल इधर भेजा हमने तो क्या बना, प्लस में, इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 2i। इस 2 को नीचे भेज दूं मैं, 2 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो i की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, i इज इक्वल टू आ जाएगा डेल m प्लस में एंगल a। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर एंगल i निकाल लिया, यानी एंगल इंसिडेंट एंगल निकाल लिया। अब ये तुमने मालूम अगर कर लिया, तो अगर i पता है तो r भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो फिर से ध्यान दो जरा, ये जनरल फॉर्मूला फिर से वही यूज करेंगे, क्या, एंगल a किसके इक्वल था, r1 प्लस में r2 के इक्वल था। तो अपॉन में 2 नहीं आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, सही बताया, यहाँ पे ये आएगा 2, ये वाला 2 डिवाइड में जाएगा ना, तो अपॉन में आएगा, तो i इज इक्वल टू आ गया डेल m प्लस में एंगल a अपॉन में 2, ठीक है, ओके सही। अब यहाँ पे इधर देखो, अगर हमारा i1 i2 इक्वल था i के, तो उसी टाइम पे एक और कंडीशन भी तो निकाली थी हमने, क्या, r1 r2 इज इक्वल टू r के है, तो यहाँ पे r1 r2 की जगह हम क्या लिखेंगे, r लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, r प्लस में r प्लस में r कितना आ जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा 2r, ठीक है, किसके इक्वल, एंगल a के इक्वल। अब इस 2 को ना इसके नीचे भेज दो, अरे यहाँ पे एंगल ये हमारा r, ये जो 2 है इसके नीचे भेज देते, तो ये एंगल r किसके इक्वल आएगा बताओ, एंगल r इक्वल आएगा एंगल a अपॉन में 2 के। तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू भी निकाल ली, r की वैल्यू क्या आई, एंगल a अपॉन में 2। अब मैंने ये i और r क्यों निकलवाया, क्योंकि जो हमें प्रिज्म फॉर्मूला चाहिए, वो प्रिज्म फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलेगा, स्नेल्स लॉ से मिलेगा। स्नेल्स लॉ जो है वो हमें क्या देता है, वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव एंगल के बीच का रिलेशन। सो नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बताता है हमें, स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू किसके होगा, साइन आई बाय साइन आर के। और हम तो साइन आई, ये जो आई है और ये आर है, ये तो निकाल चुके हैं पहले, तो बस इन दोनों वैल्यूज को उठा के पुट कर दो, और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। तो ध्यान दो, ये म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, म्यू इज इक्वल टू में साइन आई की जगह क्या रखूं बताओ,
आई की जगह रखेंगे हम डेल एम प्लस में एंगल ए अपॉन में 2, ये आ गया आई की जगह पे। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे साइन आर, तो साइन आर, आर की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगा हम पे, अरे क्या है यहाँ पर साइन आर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एंगल ए अपॉन में 2। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है इसी को ही हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट भी याद रखना है। क्या, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस में एंगल ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन एंगल ए अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला तुम अभी याद ही रख लो, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में डायरेक्ट काम में आने वाला। अब इसमें डेल एम क्या है बताओ, डेल एम इज दी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। वहां पे डेल था, डेल क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन यहाँ पे डेल एम है, डेल एम का मतलब क्या, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान रखना यहाँ पर डेल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। और एंगल ए क्या है यहाँ पर, एंगल ए किसे डिनोट कर रहा था, प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, प्रिज्म एंगल, ओके। अच्छा, तो ये चीज ध्यान रखना। और म्यू क्या है इसमें, म्यू इज दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, refractive index. प्रिज्म का, बिल्कुल, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला याद कर लो और सुनाओ फटाफट से। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस एंगल ए अपॉन 2 अपॉन में साइन एंगल ए अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला याद करो और फटाफट सुनाओ। भैया इसमें डायरेक्ट 2 से 2 नहीं कट सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ना ये देखो साइन, ये पूरा जो रहता है ना ये इस साइन का एंगल रहता है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि मान लो हमने ना यहाँ पर ऐसे लिखा है साइन 60 डिग्री और यहाँ पर है हम पे साइन 30 डिग्री, ये है। अब ये वाले एंगल डायरेक्ट नहीं काटे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ये जो होता है ये इसका फंक्शन होता है, और ये जो होता है ये इसका फंक्शन होता है। अगर ऐसे होता है ना कि ऊपर भी साइन 30 होता है नीचे भी साइन 30, तब तो ये पूरे कट जाते हैं, लेकिन कभी भी एंगल नहीं काट सकते, समझ रहे हो, ये इसका फंक्शन है इस वजह से। तो यहाँ पर भी क्या है, ये पूरा जो है ना ये इसका फंक्शन, इस साइन वाले का फंक्शन है, और ये जो है ये इस साइन वाले का फंक्शन, तो इसको नहीं काटे जा सकते हैं, ओके, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। चलो याद हो गए फॉर्मूले क्या, प्रीति याद हो गया। शिवानंद याद हो गया। एक मिनट भैया बस. जल्दी याद करो फटाफट से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।